अरविंद केजरीवाल की विपश्यना कब खत्म हो रही है? आपके पास सूचना क्या है विजय जी? मेरे विचार से 30 दिसंबर तक की थी। जो हालात बन रहे हैं, मुझे तो आशंका है कि ये 3 जनवरी के बाद भी जारी रह सकती है। हाँ, लोकेशन बदल जाएगी सर। हो सकता है कि जहां अभी ये गए हैं विपासना के लिए, बाद में फिर इनको तिहाड़ में एक अलग से कमरा दे दिया जाएगा कि आप आराम से करिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नए कानून में तो, क्योंकि नया कानून आ गया है, अब नए कानून के हिसाब से तो एकांत वास ओब्लिक कारावास की प्रावधान है उसमें। तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मुझे वो एकांत कारावास दे दिया जाए, मैं उसमें बैठ के विपासना करूंगा। क्योंकि मेरे को तो आज तक ताज्जुब ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये 25 साल से विपासना में जा रहे हैं, लेकिन जो विपासना के सिद्धांत हैं वो तो एक भी लक्षण इनमें नहीं दिख रहे। भाई उसमें त्याग की बात है, उसमें समरसता की बात है, उसमें आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, उसमें बहुत सारे। आफ्टर ऑल विपासना क्या है सर? बुद्धिस्ट कल्चर का ही तो एडॉप्शन है। जो बुद्ध की सीख है उसी को ही तो विपासना में लिया गया है। और उसमें तो सारी वो चीजें हैं जो बिल्कुल केजरीवाल साहब अपोजिट कर रहे हैं। विपासना में तो नहीं कहा जाता दारू पियो या बांटो, इन्होंने तो दारू पॉलिसी बना दी। उन्होंने तो नहीं कहा कि यू शुड बी पावर हंग्री, ये पूरी तरह से पावर हंग्री हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप अपने सीनियर्स और जूनियर के साथ बदतमीजी करो, इन्होंने अपने पार्टी कलीग्स के साथ बदतमीजी करी, ब्यूरोक्रेसी में यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी को पिटवा दिया। फिर इन्होंने विधानसभा में खड़े होके प्रधानमंत्री और गवर्नर को उल्टी सीधी बातें कही। विपासना में तो कहा जाता है कि आप मृदभाषी रहो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है विपासना करने क्या जाते हैं वहां पे, क्योंकि एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो विपासना की सीख के साथ मिलता जुलता हो, जस्ट अपोजिट है। तो विपासना का रिएक्शन तो नहीं हो रहा इनको सर। अब ये तो विपासना वालों को एक असेसमेंट करना चाहिए कि एक व्यक्ति जो 25 साल से विपासना कर रहा है, वो ऐसा जो बिहेव कर रहा है वो तो विपासना की टीचिंग्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये हो क्या रहा है? ये पूरा सैंपल कहीं डिफेक्टिव तो नहीं हो गया? तो और ये पूरी चीज उनको समझनी पड़ेगी। विजय जी, ऐसा जी। तो नहीं है कि जब ये विपासना के लिए गए हैं तो शीश महल के बाहर वाले दरवाजे पे ताला लगा करके गए हों? क्योंकि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, कई लोगों की मैं प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि जहाँ पे वो विपश्यना के लिए गए हैं वहाँ तो ना न्यूज़पेपर है, ना टेलीविज़न है, ना संचार के दूसरे माध्यम हैं। ये ईडी ने किसको 3 जनवरी का समन रिसीव कराया है? जहाँ तक मेरी और आपकी नॉलेज है, और बहुत सारे लोग भी जानते होंगे, मुख्यमंत्री का एक छोटा-सा सचिवालय उसके आवास पर भी चलता है। और है ना, आवास पर कैंप ऑफिस। नहीं भी चलता हो तो उनका दफ्तर तो काम करता ही रहता है, मुख्यमंत्री का, चौबीसों घंटे काम करता होगा। वहाँ पे क्या समन रिसीव नहीं कराया जाता होगा या नहीं कराया गया होगा? ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं इस तरह के बयान दे कर के कि साहब समन किसे रिसीव कराया गया? और क्या चीफ मिनिस्टर को पता नहीं लगा होगा, या बिल्कुल वो कम्युनिकेशन, और चलिए कम्युनिकेशन कट भी है, तो भी अगर 30 को, यानी आज उनकी विपश्यना का काम खत्म हो रहा है, तो अभी तो 31 दिसंबर है, 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, कम से कम 3 दिन तो हैं जब उनको पता लग जाएगा कि समन रिसीव हो गया है और 3 जनवरी को मुझे पेश होना है। सर देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है इसका कानूनी पहलू कि समन भेजा या नहीं भेजा। देखिए सर, समन आप ईमेल से भेज सकते हैं, समन आप बाई कुरियर भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं, बाई हैंड भेज सकते हैं। कानून में ये सब बहुत साफ कहा गया है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई नोटिस भेजा, समन भेजा, और पता लगा कि आपका वहां जो जो एड्रेस मेरे पास है वहां पे ताला लगा हुआ है, और पड़ोसियों ने कहा कि साहब ये आदमी कई दिनों से लापता है, हमें नहीं पता ये कौन है, कहाँ है, हमने तो घर हमेशा लॉक देखा है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल एड्रेस होगा, वेरीफाइड, लास्ट वेरीफाइड एड्रेस, आप उसमें अगर सम्मन भेजते हैं तो उसको वैलिड माना जाता है। पहली बात। दूसरा, अगर वो सम्मन वहां डिलीवर नहीं हुआ है तो वापस आया होगा, कुरियर वापस आया होगा, तो क्या वो वापस आया है कुरियर? अगर वो बगैर डिलीवर किए, बगैर रिसीविंग एक्सेप्ट किए, चाहे वो उनके ऑफिस में हो, उनके पीएस हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, उनके पिताजी हो, कोई तो होगा। उन्होंने उनको हैंड ओवर किया, उनसे एक्नॉलेजमेंट लिया,
कोर्ट का काम खत्म हो, मतलब जो ईडी का काम खत्म हो गया कि आपके यहाँ पे मैसेज डिलीवर हो गया। अब कल कोई तो ये भी बोलेंगे कि सर आपने कैसे पता किया कि वो डिलीवर तो हुआ, केजरीवाल साहब ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये काम ईडी का नहीं है, क्योंकि अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो फिर आप कहेंगे जी जो इंग्लिश आपने लिखी थी वो मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं नहीं आया। ये काम भी मेरा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सब इनको बताने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनीष सिसोदिया को भी ईडी का समन मिला था, बाकियों को भी मिला था, सत्येंद्र जैन को भी मिला था और बहुत सारे इनके लोगों को मिला है। उसी तरह से केजरीवाल साहब के पास भी गया होगा। वेल स्टेब्लिश प्रक्रिया है। ये तो केजरीवाल साहब कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हर छोटा मोटा अपराधी इसी तरह से बचने की कोशिश करता है कि हम रिसीव ही नहीं करेंगे। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग सरकारी चिट्ठी रिसीव ही नहीं करते हैं, ये डर के मारे कि इसमें कोई समन ना हो या कोई नोटिस ना हो। बहुत सारी जगह होता है ऐसा, लोग लेते ही नहीं है। देखते हैं ना भारत सरकार या उसमें पुलिस का या इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट होगा, जी हमें कागज नहीं चाहिए, अब वापस ले जाओ, ताकि वो कोर्ट में कह सके जी हमें मिला ही नहीं, ना हम एक्नॉलेज देंगे ना रिसीव करेंगे। तो इस तरह के खेल बहुत पुराने हैं, कोई नया तिकड़म केजरीवाल साहब नहीं कर रहे हैं, छोटे चोर ऐसे ही करते हैं। लेकिन उनके लेवल की ये हरकतें शोभा नहीं देती अगर ऐसा हुआ है तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये उनको सोचना है कि अगर विपासना में है और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सर इमरजेंसी के तो कम्युनिकेशन होते ही है ना। उनके परिवार से विपासना में जो भी कोऑर्डिनेटर होगा वो तो वहां पे मैसेज दे दिया जाएगा ना कि ये चिट्ठी आई है, केजरीवाल साहब को दे देना। और उनका टाइम होता है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी कुछ टाइम होता है कि उस समय वो कोई मैसेज या कोई अखबार या कुछ ऐसी चीजों से रखते हैं। क्योंकि विपासना वाले थोड़ी चाहेंगे कि उनके यहाँ जो बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर तरह के लोग आते हैं, केजरीवाल जैसे ही थोड़ी जाते हैं वहां पे। तो क्या वो पूरी दुनिया से कट ऑफ होते हैं? ऐसा नहीं होता है। किसी की फैक्ट्री में इमरजेंसी हो तो क्या हो गया जी, मैं तो विपासना में बाद में बात करना है, ऐसे तो है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे टाइम स्लॉट होता है। ये नहीं है कि आप दिन भर फोन लेके बैठे रहो। हाँ, आपको एक स्लॉट दे दिया जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा, कि आपको जो इमरजेंसी काम है निपटा लीजिए, फिर अपने ध्यान में लग जाइए। तो अगर आधे घंटे में अगर केजरीवाल साहब एक पेज का अगर ड्राफ्ट नहीं या समन नहीं पढ़ सकते, तो फिर इनकी डिग्री को निकलवाना चाहिए कि कौन सी डिग्री है इनके पास। और आपको क्या लगता है तीसरे समन पर भी नहीं गए तो क्या शीश महल में पहुंच जाएंगे ईडी के अधिकारी? नहीं नहीं, अभी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया, आपके दर्शकों को मैं बता दूं जी। कि मुझे नहीं लगता ये 3 तारीख को भी जाएंगे। मेरा मेरा असेसमेंट है। क्योंकि इस बार जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है ना ईडी को, उसमें जाने से पहले इन्होंने एक चीज उसमें लिखी है। 20 तारीख के आसपास की चिट्ठी है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, कानून में जो सेक्शन 50 है, उसका सेक्शन 50 आई थिंक ब्रैकेट 3 या 4 3 है शायद, जिसमें ये उसमें लिखा हुआ है कि आप या आपका प्रतिनिधि जैसा डायरेक्ट किया गया है वो हमारे सामने आए। अब इन्होंने ये अब आवाज उठाई है कि साहब मेरे को ही क्यों बुला रहे हैं? उसमें रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है, आप रिप्रेजेंटेटिव की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे को? तो ये एक लीगल पॉइंट बना के मुझे लगता है कि ये वकील को कहेंगे कि तुम कोर्ट में केस फाइल कर दो कि साहब इन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार नहीं दिया। मैं आपको जो पूछना था मैं रिप्रेजेंटेटिव भेजता, आप उनसे पूछ लेते। क्योंकि केजरीवाल को तो ये डर है ना कि अगर मैं चला गया तो मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, तो ये तो हमेशा बाहर रहने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या करेंगे, कोर्ट में जाके उसकी बात मानेंगे। फिर जब उससे वो कोर्ट कहेगा ठीक है हम इस पे सुनवाई करते हैं, तो 7 दिन और निकल गए। फिर इन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया है कि हम तो जी चुनाव लड़ेंगे, और आप देखेंगे कि ये फिर फर्स्ट वीक के बाद से फिर ये चुनाव पे निकल जाएंगे कि देखिए मैं तो प्रचार में जा रहा हूं, मैं तो मेरा तो पहले ही प्रोग्राम है, और 3 तारीख को मैं जा नहीं रहा सम्मान लेके, तो फिर इनको 10 दिन मिल जाएंगे। फिर चुनाव आ जाएंगे। फिर ये कहेंगे देखिए जी बजट सेशन है, मैं तो खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मुझे उसको जिम्मेवारी लेनी है, बजट साइन करना है, सब कुछ करना है। फिर कहेंगे जी मेरा तो नेशनल इलेक्शन है, मुझे तो कैंपेनिंग में जाना है, और एज ए पार्टी कन्वीनर आप मुझे कैसे रोक सकते हैं कन्वीनिंग के लिए? तो कुल मिला के ये हर कदम पे एक ऐसा नाटक रचने का प्रयास करेंगे जिससे ये ईडी ऑफिस नहीं जाए। ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको इस बात का डर बैठ गया है कि अगर ईडी के ऑफिस चले गए तो विपासना अगली बार वहीं होगी।
लेकिन ईडी के पास ये तो ऑप्शन है ना विजय जी के वो इनके घर जाएं, वहां इंट्रोगेट करें और फिर उठा लें। सर क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो ईडी को अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि ईडी जो गाइडलाइंस फॉलो करती है वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के थ्रू करती है, उसमें सारे अधिकार उनके पास हैं। ये इनको अरेस्ट करके भी, बंद करके भी ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले ईडी इनको पूरा रास्ता देगी। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है ना, केजरीवाल साहब इस तरह की हरकतें कर करके अपनी सिंपैथी इवन जुडिशरी में भी खत्म कर रहे हैं। और अगर उसके बाद ईडी ने इनको पकड़ लिया, जब इनको बेल की सुनवाई होगी, तो ईडी यही आर्ग्यूमेंट देगी कि साहब ये आदमी भगोड़ा है, हम इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए, अब आपने अगर इनको बेल दे दी तो ये आदमी दोबारा हाथ नहीं आएगा, हम इन्वेस्टिगेशन कैसे पूरी करेंगे। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, आप इनको हमारे पास मेहमान रहने दीजिए, हम सेवा कर देंगे। लेकिन अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ऊपर से आपने कह दिया कि 6 महीने में ये पूरा तफ्तीश करके केस खत्म करो और अपनी रिपोर्ट फाइल करो। हम कैसे करेंगे जब मेन आदमी जो कन्वीनर है पार्टी का, जिसका जो करता धरता है सारे काम का, वो ही हाथ में नहीं आ रहा है, फरार है, हम रिपोर्ट पूरी कैसे करें। तो मुझे लगता है कोर्ट भी यही कहेगा कि आप कोऑपरेट करिए। और अब ये देखना है कि कोर्ट में ये क्यों नहीं जाना चाह रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगा आप क्या रिलीफ लेने आए, आप जाइए अपीयर होइए, और उसके बाद अगर ये नहीं जाते तो फंस जाएंगे। क्योंकि कोर्ट तो ये नहीं कहेगा कि अच्छा आप मत जाओ, कोर्ट तो कहेगा यू कोऑपरेट इन जस्टिस सिस्टम ऑफ लीगल प्रोसीजर को आप कोऑपरेट करिए। अगर कोर्ट ने ये बोल दिया और ये फिर नहीं गए तो ज्यादा फजीयत होगी। तो ये जानबूझ के टाल रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं। नहीं तो आप कोशिश करें कि भाई एंटीसिपेटरी बेल ले लें अगर आपको अरेस्ट नहीं होना। लेकिन कोर्ट फिर एक ही सवाल इनसे पूछेगा, क्या आपको आरोपी बनाया गया है? वो कहेंगे नहीं, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल किस बात की? क्या आपको डर है कि आपने क्राइम किया है? क्योंकि बेल, एंटीसिपेटरी बेल का लॉजिक होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। नहीं तो हर आदमी कोर्ट पहुंच जाएगा जी मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दे दो, भाई किस लिए? तो कहने का मतलब है कि वो बेस नहीं बता पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून है सेक्शन 50 में ये कहा गया यू मे बी कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन। अब आप और हमको भी ईडी बुला सकती है, हम ये थोड़ी कहेंगे हम नहीं आ रहे, आपने किस हैसियत से बुला लिया। भाई कोई हमें आपसे जानकारी लेनी है, आप आइए कोऑपरेट करिए। आप आके कह दो सर मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको जानता नहीं, ये सत्येंद्र जैन कौन है, मनीष सिसोदिया कौन है, मेरे को कोई मतलब नहीं, आम आदमी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो जबरदस्ती पकड़ के आम आदमी का कन्वीनर बना दिया था, आई हैव नो क्लू ये क्या हो रहा है पार्टी में, तो मैं घर जा रहा हूं। पीडी कहेगी चले जाओ, बस ये लिख के दे दो आप। तो सवाल अब इस बात का है कि ये क्या जवाब देते हैं। टालने की कोशिश करेंगे, कोर्ट जाने से बचेंगे, तो उसका यही तरीका है कि ये इनडायरेक्टली यही कहेंगे कि साहब हमारे को जो राइट है संविधान उसमें कानून में कि यू कैन अपीयर और थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने हमें रिप्रेजेंटेटिव भेजने का मौका नहीं दिया। कोर्ट इस पे अपने विचार दे कि क्या ये कानून सम्मत है या मैंडेटरी होना चाहिए या ऑप्शनल होना चाहिए। हालांकि उसमें साफ लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड। अगर वो ये कहेंगे कि यू हैव टू अपीयर समन में, और या फिर ये लिखा होगा यू और योर रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे ख्याल से योर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड नहीं होगा, इसीलिए ये घबरा रहे हैं, नहीं तो ये किसी और को भेज चुके। बिल्कुल सही। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।